नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, कल मैंने एसबीआई पीओ के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड की थी। मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है। तो आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, काफ़ी पसंद भी किया, आपके अच्छे रिस्पांस आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए, मैंने कल आपको बोला था कि आपको 1 मई से मॉक टेस्ट स्टार्ट करनी है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मॉक टेस्ट आपको किस तरीके से देना है, क्या अप्रोच मॉक टेस्ट के लिए होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, प्री और मेंस दोनों के लिए बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी होती है। प्री में आपकी स्पीड चेक होती है, मेंस में आपकी डीप नॉलेज चेक होती है। तो प्री में स्पीड चेक होती है, तो यहाँ पर हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, इस बारे में भी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके पास में 3 सेक्शंस हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे, उसके बाद मैथ की बात करेंगे और फिर लास्ट में हम इंग्लिश पर आएंगे। तो ये 3 सेक्शन हम अभी देखेंगे और सभी में देखो आपके पास में टाइम लिमिट होती है 20 मिनट्स की। तो 20 मिनट्स में आपको किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। सभी लोगों इस 20 मिनट्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो किस तरीके से करना है वो हम अभी बात करेंगे। रीडिंग के सेक्शन पे हम सबसे पहले आते हैं। देखिए, रीडिंग के सेक्शन में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि लास्ट का 2-3 मिनट वेस्ट चले जाता है। लास्ट के 3-4 मिनट में अगर आप कोई पजल उठाते हो, वो या तो सॉल्व नहीं होता है, अगर सॉल्व होता भी है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो और सेक्शन चेंज हो जाता है क्योंकि टाइम खत्म हो चुकी होती है। तो लास्ट के जो 3-4 मिनट आपने उस पजल पर दिए, वो आपका वेस्ट हो गया। मतलब आपने सिर्फ 16 से 17 मिनट में ही रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट लिया। क्यों? क्योंकि लास्ट के 3 से 4 मिनट तो आपके वेस्ट गए पजल के चक्कर में, क्योंकि वो पजल आपने अटेम्प्ट तो लिया लेकिन सॉल्व नहीं कर पाए। सॉल्व किया भी लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और टाइम खत्म हो गई। तो ये चीज़ को नहीं होने देना है। और ये कैसे आप मैनेज करोगे, हम अभी इस बारे में बात करते हैं। देखिए, रीजनिंग के सेक्शन में आपके 20 मिनट्स मिलते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट के 6 से 7 मिनट, देखो स्टार्ट के 6 से 7 मिनट आपको देने हैं। जो आसान क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस वाले, उन क्वेश्चंस को देखने हैं। मतलब पजल के अलावा, सिंपल से बोल रहा हूँ कि पजल के अलावा जितने भी सेक्शन हैं, आप स्टार्ट के 6 से 7 मिनट उन सेक्शंस को दो। लेकिन उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस आप आसान वाले छोड़ दो। आसान वाले 3 से 4 क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं। स्टार्ट के 6 से 7 मिनट में उसे अटेम्प्ट नहीं करना है। अब ये 3 से 4 क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं? सिलॉक्स हो सकते हैं या फिर इनइक्वालिटीज हो सकता है। अब देखो, सिलॉक्स या इनइक्वालिटीज ये दोनों तो साथ में आएंगे नहीं, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो या तो आप सिलॉक्स छोड़ दो या तो इनइक्वालिटीज छोड़ दो। स्टार्ट के 6 से 7 मिनट में इसे अटेम्प्ट मत लो। या फिर डायरेक्शन सेंस में अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो डायरेक्शन सेंस भी एक ऐसा सेक्शन है कि ये काफ़ी जल्दी अटेम्प्ट हो जाता है। तो डायरेक्शन सेंस में अगर आपकी अच्छी स्पीड है तो आप डायरेक्शन सेंस भी छोड़ सकते हो। बस आपको क्या करना है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको स्टार्ट के इन 6 से 7 मिनट में सॉल्व नहीं करने हैं। इसे आपको रिजर्व रखना है, ठीक है। अब देखो, 6 से 7 मिनट में आपने इस 3-4 क्वेश्चन के अलावा जितने भी आसान वाले क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए। तो अब आपके पास कितने टाइम बचते हैं? 13 से 14 मिनट आपके पास अब रिमेनिंग टाइम बचा है रीजनिंग के सेक्शन में। तो इन 13 से 14 मिनट अब जब आपके पास में बचे हैं, आप सीधे पजल पर आ जाओ, पजल सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। अब देखो, पजल में भी आपको जो लेंदी पजल है उस पर नहीं फंसना है। जो दिखने से लग रहा है आपको कि आसान है, सॉल्व हो जाएगा जल्दी, उन्हें सॉल्व करना है। कुछ लोगों को, यानी कि बहुत सारे लोगों को, कुछ होता है बॉक्स पजल में, उसमें प्रॉब्लम होती है। अननोन वाले पर्सन वाले पजल में उसमें प्रॉब्लम होती है। तो जो जो पजल में आपको प्रॉब्लम है जिस पैटर्न पे, उसे स्किप कर दो, उसे स्टार्ट में मत लो। जो आसानी से सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व करते जाओ। लास्ट में टाइम होती है तो फिर आप इन पजल्स पर आओ। लेकिन अब देखो, पजल आपने स्टार्ट किया सॉल्व करना, सॉल्व किए आपने 2 पजल 3 पजल जितने भी हो सके सॉल्व किए। लेकिन जब आपके पास में 2 से 3 मिनट का टाइम बचा रीजनिंग के सेक्शन में, पजल सॉल्व करने के बाद जब आप देखते हो स्क्रीन पर कि अब सिर्फ 2 से 3 मिनट की टाइम बची है, आप आ जाओ ये 3 से 4 क्वेश्चन जो आपने छोड़कर रखे थे उस पर। इसे भूल मत जाना कि आपने इसे छोड़ा हुआ है। इसे मार्क फॉर रिव्यू करके रखना, ठीक है। और याद रखना कि ये आपने मिस स्किप किया हुआ है और इसे अटेम्प्ट लेना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। तो जब लास्ट में 2 से 3 मिनट आपके पास टाइम बचे, आप इस सेक्शन पर आए। ये 3-4 क्वेश्चन जो आपने छोड़ कर रखे थे लास्ट के 2-3 मिनट में, इसे भी आपने अटेम्प्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास ये फ़ायदा हुआ कि लास्ट का ये 2 से 3 मिनट आपका यूज हुआ, वेस्ट नहीं गया, आपके स्कोर यहाँ पर बढ़े। मतलब यहाँ पर आपने जो रीजनिंग का जो 20 मिनट का टाइम आपको मिला था वो पूरा का पूरा यूज़ कर लिया, ठीक है।
यहाँ पर आपको बस ये ध्यान में रखना है कि लास्ट के 2 से 3 मिनट में आपको कोई नई पजल लेकर नहीं चलनी है, नए पजल को लास्ट में 2-3 मिनट में नहीं उठाना है। इसीलिए लास्ट के 2-3 मिनट में आप 3-4 जो आसान क्वेश्चन थे उसके लिए रिजर्व रखो। अब देखो, ज़्यादातर लोग क्या गलती कर बैठते हैं, ये 6-7 मिनट में ही स्टार्ट में सारे के सारे आसान क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, सारे के सारे आसान क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, आपने कुछ नहीं छोड़ा, आप पजल पर आए। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पजल की ऑप्शन है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो ऐसे में अगर आपके पास लास्ट का 2-3 मिनट भी बचता है तो आपने तो सारे आसान वाले पहले ही सॉल्व कर दिए हैं, आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ पजल का ही ऑप्शन है। तो 2-3 मिनट जो बचे हैं वो भी आपको नए पजल को उठाने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। और 2-3 मिनट में लास्ट के टाइम पे प्रेशर भी होती है और वो पजल आप जो भी उठाओगे वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शंस का अभाव होता है, इसीलिए लास्ट के लिए आपको 3 से 4 जिस भी सेक्शन पे आपकी अच्छी स्पीड है उसे बचा कर रखो रिजर्व में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम मैथ की ओर आते हैं। मैथ में कैसे आपको इस 20 मिनट्स को यूटिलाइज करना है। देखिए, मैथ में जितने भी आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन अगर आते हैं वो सॉल्व करो, नंबर सीरीज आती है वो सॉल्व करो, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है वो सॉल्व करो, और डीआई होती है वो सॉल्व करो। मतलब अर्थमेटिक के अलावा जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आप स्टार्ट में सॉल्व कर दो। और स्टार्ट में आपको लेकिन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये सारे जितने भी सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने के बाद भी आपको कम से कम 3 से 4 मिनट की टाइम बचा कर रखनी है, ताकि आप अर्थमेटिक के भी 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ तो सॉल्व कर ही लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ में आपको यही करना है कि सारे जो अर्थमेटिक के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं अपने हिसाब से। आप यहाँ पर अपनी सेट कर सकते हो कि पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। मतलब नंबर सीरीज कर सकते हो या फिर डीआई से स्टार्ट कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन अगर होती है वो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अर्थमेटिक के अलावा जितने हैं वो सॉल्व करने के बाद भी आपको यहाँ पर 3 से 4 मिनट की टाइम बचा कर रखनी है। स्पीड आपको इसलिए इंक्रीज करना पड़ेगा। और इस 3-4 मिनट में क्या करना है कि अर्थमेटिक के भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही होंगे। क्यों सॉल्व अर्थमेटिक के क्यों करने होंगे? क्योंकि देखो, अर्थमेटिक के अलावा जितने भी सेक्शन होते हैं क्वांट में, वो आप ये देखो कि मानकर चलो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। तो उन स्टूडेंट से आप आगे कैसे निकलोगे? जब आप अर्थमेटिक के 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अर्थमेटिक में सभी लोग सॉल्व नहीं करते हैं, इसीलिए अगर आपको बाकी लोगों से आगे निकलना है तो आपको बाकी के सेक्शन में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड बढ़ाने के बाद आप 3 से 4 मिनट का लास्ट में टाइम रखो, जिससे कि अर्थमेटिक के 2 से 3 क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लो। अब देखो, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं प्री के एग्जाम में, तो उन 10-15 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं जो कि आसानी से सॉल्व होते हैं। तो इसीलिए ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पीड अपनी इंक्रीज करनी है। चलिए, मैथ में आपको बस यही करना है, इसमें आपके 20 मिनट्स तो आराम से यूज हो जाएंगे। ये रीजनिंग के सेक्शन में बस दिक्कत होती है। चलिए अब इंग्लिश पर आते हैं। इंग्लिश में आपको 20 मिनट्स के टाइम को 2 भागों में बांटना है, स्टार्ट के 10 मिनट्स और बाद के 10 मिनट्स में, ठीक है। स्टार्ट के 10 मिनट्स में आपको क्या करना है, आरसी के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको स्टार्ट के 10 मिनट में उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, अब 10 मिनट जैसे ही खत्म हो तो आरसी के अलावा आपने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए थे, लेकिन अब 10 मिनट्स खत्म हो चुका है और अभी भी आरसी के अलावा बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। फिर भी उन क्वेश्चन को आप स्कीप करो, डायरेक्ट आरसी पे आओ। जब 10 मिनट टाइम आपके पास बचता है तो आप सीधे सीधे आरसी पर आ जाओ। अब आरसी सॉल्व करो, आरसी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 1 तो कम से कम करने ही है। तो आरसी में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, क्योंकि आरसी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर अगर आप क्वेश्चन करते हो तो वो आपका पूरा पॉजिटिव मार्क्स जाता है। यहाँ पर नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप आरसी पूरा पढ़ते हो और समझते हो और तब जाकर उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो फिर ये आपका पॉजिटिव ही जाएगा। तो आरसी अटेम्प्ट करना है और यहाँ पर आपको स्पीड बढ़ानी है। आपने 10 मिनट जब टाइम बचा हुआ था तब आरसी उठाया था, लेकिन आरसी आपको 7 से 8 मिनट में तो कंप्लीट कर ही लेना है। 7 से 8 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आपको कोशिश करनी है कि आरसी आपको 6 से 7 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। 6 से 7 मिनट में आप कंप्लीट करते हो, फिर भी आपके पास में 3 से 4 मिनट का टाइम बचता है, और तब आरसी आपने एक अटेम्प्ट किया 6 से 7 मिनट में, और तब लास्ट का जो 3 से 4 मिनट का टाइम आपके पास में बचा, आप वापस से इस सेक्शन पर चले जाओ जहाँ पर कि आरसी के अलावा बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे थे और उसे स्किप किया था। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है।
दिमाग में बस एक चीज़ फिक्स कर लो कि इंग्लिश के सेक्शन में भाई आरसी मिस नहीं करना है, आरसी तो आपको अटेम्प्ट लेना ही है। डेली आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। रीडिंग स्किल बढ़ानी है और अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ानी है, वो न्यूज़पेपर से बढ़ेगी, ठीक है। और लास्ट के 3-4 मिनट में आप वापस से फर्स्ट 10 मिनट वाले सेक्शन पर आ जाओ। तो यहाँ से इस तरीके से आप इस अप्रोच के साथ आपको एग्ज़ाम में बैठना है, एग्ज़ाम देना है, प्री का एग्ज़ाम। और ये चीज़ आप घर पे प्रैक्टिस करो, जो भी अप्रोच मैंने बताया है तीनों सेक्शन के लिए वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए अब डेली बेसिस पर हम आते हैं कि डेली में आपको 1 मई से किस तरीके से करना है। आपको डेली 2 प्री के मॉक टेस्ट देने हैं। अब देखो 2 प्री के मॉक टेस्ट तो दे ही सकते हो क्योंकि 1 घंटे का एक पेपर होता है। 1 घंटे आपने पेपर दिए, उसके बाद आधे घंटे तो आपको अपने मार्क्स वगैरह देखने में निकल जाएंगे, और फिर 1 घंटे का एक्स्ट्रा यानी कि 3 घंटे, 3 घंटे आपके निकल गए 2 मॉक टेस्ट देने में। अब देखो, अब आपको इसका एनालिसिस करना है और डिटेल में एनालिसिस करना है। अब आपने 3 घंटे दिए हैं प्री के मॉक टेस्ट में, आपको इसका मतलब 2 घंटे दिए हैं आपने, प्री का मॉक टेस्ट 2 घंटे था, तो इसका डबल आपको लगेगा एनालिसिस में, 4 घंटे आपको एनालिसिस में लगेंगे, ठीक है। 2 घंटे के पेपर को एनालिसिस करने में 4 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने प्री का मॉक टेस्ट है, काफ़ी कम क्वेश्चन ही होंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं लिए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही लेते हो प्री के एग्जाम में। मेंस में आपको एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मेंस में अटेम्प्ट बहुत ही कम होता है, लेकिन प्री में अटेम्प्ट अच्छे खासे हो जाते हैं, तो यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चंस कम बचते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 घंटे लगेंगे, तो 4 + 2 घंटे यानी कि 6 घंटे आपके लगे। ये एक्स्ट्रा 1 घंटे मैं इसमें ऐड ही कर देता हूँ, 7 आवर्स। तो ये 7 आवर्स आपको लगे यहाँ पर 2 प्री के टेस्ट देने में, उसे एनालिसिस करने में। इसके अलावा आपको जीए का सेक्शन मिस नहीं करना है, जीए आपको डेली 1 घंटे तो देने ही देने हैं, ठीक है। ये आपको कंटिन्यू करना है, एक भी दिन मिस नहीं करनी है। जीए में आपको 1 आवर तो देना ही है डेली जीए में, और डेली बेसिस पर आप पिछले मंथ के जीए को भी देखते जाओ। चलिए ये 2 चीज़ें हो गई। अब आपको 2 डीआई मेंस लेवल की डीआई और 2 पजल मेंस लेवल की पजल, जो चीज़ मैंने आपको कल बताया था वो आपको कंटिन्यू रखना है। 2 डीआई डेली करनी है मेंस लेवल की, 2 पजल डेली करनी है मेंस लेवल की, और हर डीआई को 2 बार करना है, हर पजल को 3 बार करना है, ठीक है। डीआई 2 बार करना है, पजल 3 बार करना है। जीए में 1 घंटे का टाइम देना है। यहाँ पर आपको कितने टाइम लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पर आपको 1 घंटे लग गए, 4 घंटे, और यहाँ पर मैंने आपको 6 घंटे बताए हैं, यानी कि मैंने आपको 10 घंटे का यहाँ पर वर्क स्टडी आवर बताया है। तो 10 घंटे आपको 1 मई से एग्ज़ाम तक में, यानी कि 1 महीने जो प्री के एग्ज़ाम में आपके पास समय बचे हैं, तो उस 1 महीने में आपको डेली 10 घंटे का स्टडी टाइम रखना है, और वो रखना पड़ेगा। अब देखो मैंने आपको बोला था 6 घंटे का स्लीपिंग टाइम दिया था, उसके बाद 18 घंटे आपके पास बच रहे थे, तो इस 18 घंटे में से आपको 10 घंटे पढ़ने के लिए निकालने होंगे, और इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी डेली। अब देखो 1 जून से लेकर 7 जून तक, आपका एग्ज़ाम 8 जून से चल रहा है, तो 1 जून से 7 जून तक में आपको क्या करना है। 1 जून से 6 जून में आपको डेली 2 मॉक टेस्ट प्री के देने ही देने हैं, 100%। आप बचा कर रखना उतने मॉक टेस्ट कि लास्ट के 6 दिन में, यानी कि 12 मॉक टेस्ट तो आप 1 जून से 6 जून के लिए बचा कर रखना, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि सारे मॉक टेस्ट आप पहले ही ख़त्म कर दे रहे हो, लास्ट के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। तो लास्ट के लिए आप ये 12 मॉक टेस्ट तो बचा कर रखना, 12 नहीं 13 मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम से ठीक 1 दिन पहले आपको 1 मॉक टेस्ट देना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। एग्ज़ाम से ठीक 1 दिन पहले आप 2 या 3 मॉक टेस्ट नहीं देना, एग्ज़ाम से ठीक 1 दिन पहले आपको सिर्फ 1 ही मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो 1 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, और 1 से 6 जून तक में 2 मॉक टेस्ट डेली। तो ये 13 मॉक टेस्ट आप तो बचा कर रखना। अब आपको टोटल कितने मॉक टेस्ट देने हैं फर्स्ट में से लेकर एग्ज़ाम तक में, आपको कोशिश करना है कि 40 से 45 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। अब ये 40 से 45 आपको करने ही करने हैं किसी भी हालत में। अब यहाँ पर आपके पास दिन कितने बच रहे हैं, फर्स्ट में से 7 मई तक में आपके पास 38 डेज हैं, और ये आपको जो मॉक टेस्ट हैं 40 to 45, और डेली मैंने 2 मॉक टेस्ट बताए हैं, ये आपको मंडे टू फ्राइडे देने हैं, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे देने हैं, सैटरडे और संडे नहीं देने हैं प्री के मॉक टेस्ट। सैटरडे और संडे क्या करना है, सैटरडे को आपको एक मेंस का मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। सैटरडे को आपको एक मेंस का मॉक टेस्ट देना है, और संडे का दिन आपको रिजर्व रखना है।
इन चीज़ों को ध्यान से समझना। मैंने मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है ये आपको बता दिया अप्रोच। उसके बाद क्या क्या आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है ये मैंने बता दिया। आपको एग्जाम से पहले टोटल 40 से 45 प्री के मॉक टेस्ट देने हैं वो बताया है। अब प्री के मॉक टेस्ट आपको कब देने हैं वो बता रहा हूँ। आपको मंडे से फ्राइडे तक प्री के मॉक टेस्ट देने हैं, और सैटरडे को क्या करना है, आपको एक मेंस का मॉक टेस्ट देना है। मेंस का एक मॉक टेस्ट आपको सैटरडे को देना ही है और उसे पूरी तरह से एनालिसिस करना है। अब संडे को क्या करना है, अब आपने पूरे वीक में मॉक टेस्ट दिया, सैटरडे को मेंस का भी मॉक टेस्ट दिया। अब आपको आइडिया करना है, अपनी एनालिसिस खुद से करनी है कि कोई एक सेक्शन ऐसा रहा क्या जिसमें कि आप थोड़े से वीक पढ़ रहे हो। क्या अरिथमेटिक का कोई ऐसा चैप्टर है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है जिसमें आप कमज़ोर पढ़ रहे हो। क्या रीजनिंग का कोई ऐसा सेक्शन है जो कि आपसे नहीं बन पा रहा है। तो ये संडे का डे उस चीज़ के लिए रिजर्व है कि हफ्ते भर में आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करो, देखो कि कहाँ पर आप वीक पढ़ रहे हो, और उस चैप्टर को आप संडे को आकर वापस से रिवाइज करो। संडे को उस वीकनेस को दूर करने के लिए रखो, ठीक है। संडे को आपको मॉक टेस्ट नहीं देने हैं। मंडे से फ्राइडे प्री का, सैटरडे को एक मेंस का मॉक टेस्ट उसकी एनालिसिस, और संडे को जो वीकनेस है उसे दूर करना है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब मेंस के लिए मैं कल बताऊंगा कि मेंस के मॉक टेस्ट आपको किस अप्रोच के साथ देने हैं। मेंस के लिए बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच करनी होती है, ठीक है। मेंस नहीं निकल रहा है तो वो अप्रोच मैं बताऊंगा, वो आप फॉलो कीजिए, मेंस जरूर क्लियर होगा। तो ये प्री के लिए थी जो आपको 1 मई से स्टार्ट करना है और प्री के एग्ज़ाम तक करनी है। तो इतनी चीज़ें आपको प्री के एग्ज़ाम से पहले करनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होती है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।